ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब देखो 2027 मतलब 2026 से बोला हुआ है कि हम जो सेंसस है उसे शुरू कर देंगे। थोड़े टाइम पहले एक डिमांड उठती है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब हैं, नोमेडिक ट्राइब्स हैं या सेमी नोमेडिक ट्राइब्स हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्जा दिया जाए। जैसे शेड्यूल कास्ट की आप बात करते हैं, उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। एसटीज की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। वैसे ही आप जब 2017 में पहुंचे तो ओबीसी के लिए भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना दिया गया। एससीज का मेंशन आर्टिकल नंबर 3388 के अंदर है। ए लग गया तो एसटी की बात हुई, 338 बी लग गया, ओबीसी की बात हुई। पर जब डी नोटिफाइड ट्राइब्स या नोमेडिक ट्राइब्स या फिर सेमी नोमेडिक ट्राइब्स की बात करोगे तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्लेस नहीं दिया गया है। स्टेट के हिसाब से, मतलब स्टेट की चॉइस रहती है, या तो एससी के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाता है, एसटी के साथ कैटेगराइज कर दिया जाता है, या फिर ओबीसी के साथ कैटेगराइज कर दिया जाता है। इनकी डिमांड थी, अभी थोड़े टाइम पहले पड़ा भी था आपने, आई गेस अक्टूबर या नवंबर के आसपास, यहाँ पे डिमांड इमर्ज करती है कि इनको भी सेंसस में अलग से लिस्ट करा जाए। अलग से लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आपने वेलफेयर के लिए पैसा एलोकेट करा था, आई थिंक 200 करोड़ के आसपास सेंटर ने बोला था कि इनके वेलफेयर के लिए हम पैसा लगाएंगे, वो 200 करोड़ यूज नहीं हो पाया। 62 के आसपास, मतलब 62 करोड़ रुपीस के आसपास ही यूटिलाइजेशन हुई है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है प्रॉपर नंबर क्या है इनका। डिफरेंट कमीशन बिठाए गए, जिसमें से पॉपुलर है इडेट कमीशन, है ना, उनका सरनेम आ जाता है। तो उन्होंने, उनको बोला गया था, यही पर्पस दिया था कि आइडेंटिफाई करो कि कितनी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं अपने पास, कितनी नोमेडिक हैं, कितनी सेमी नोमेडिक। जो नए स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा सुनेंगे, जैसे बोला डी नोटिफाइड, नाम से पता लग रहा है ये नोटिफाइड नहीं है, डी नोटिफाइड। और जब ब्रिटिश एरा था, मतलब जब इंडिया कॉलोनियल एरा में सफर कर रहा था, तो उस टाइम पे इनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था। और क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट से। अब जितनी भी आपकी ट्राइब्स होती हैं, जब आप इंडिया को पढ़ते हो, एक ट्राइबल पार्ट आता है, दूसरा रूरल आता है, तीसरा अर्बन आता है। अब आपकी सोसाइटी हो चुकी है, आपको आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ट्राइबल का मतलब होता है जल जंगल जमीन ही उनके लिए सब कुछ होता है। नोमैडिक बोला मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे ताकि अपनी नीड्स को फुलफिल करा जा सके। सेमी नोमैडिक बोला कभी वेदर के हिसाब से चले जाएंगे, कई बार रुक जाएंगे, मतलब वेदर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, उनकी जरूरत के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, थोड़ा सा वो अपना परमानेंट स्पेस रखते हैं। डी नोटिफाइड इन्हीं की कैटेगरी में आती है। डी नोटिफाइड का मतलब है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है। स्टेट अपने हिसाब से उन्हें या तो एससी के अंदर फिट कर देती है, या एसटीज के अंदर फिट कर देती है, या ओबीसी के अंदर फिट कर देती है, या कहीं पे भी उनको नोटिफाई नहीं किया जाता। तो नोटिफाई, एक तो बोलती है ये ट्राइब्स की हमें एक तो नोटिफाई किया जाए। डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है, तो डिमांड रखी गई थी कि सेंसस के अंदर इनकी अलग से लिस्टिंग होनी चाहिए थी। फाइनली वो अप्रूवल मिल चुका है कि जो डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनको भी सेंसस के अंदर अलग से लिस्ट करा जाएगा। तो अब देखो, डाटा जब अपने पास प्रॉपर होगा तो जो भी वेलफेयर स्कीम इनके लिए लाई जाएगी, हमको पता होगा कि कितने लोग वहां पे हैं, कितना पैसा एलोकेट करा जाएगा, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने हैं। अब ये चीज अलाउ कर दी है, और इंडियन सोसाइटी के हिसाब से आपसे ये सवाल बन सकता है पेपर के अंदर। अभी आपसे पूछा जाए कि अगर कोई आर्टिकल इनको डेडिकेटेड है, तो आंसर होगा नो। मैंने बोला एससी एसटी ओबीसी के साथ ही इनको एडजस्ट कर दिया जाता है स्टेट्स के थ्रू। देख लें अब इसको, थोड़ा सा लग गया पता इसका बेस की क्या चीज है। डी नोटिफाइड जिन्हें नोटिफाई नहीं करा गया है, नोमैडिक जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, सेमी नोमैडिक थोड़े टाइम के लिए रुकते भी हैं पर बाद में शायद चले भी जाते हैं जब वेदर चेंज होता है। तो सबसे पहले तो यही 2027, अब देखो 26 से ही शुरू होने का प्रोसेस हो जाएगा। अभी सुनोगे आप हाउस लिस्टिंग शुरू कर दी गई है, अगर कर दी तो 26 के बीच से ही बोली थी ना लास्ट ईयर जब आपने जियो टैगिंग वगैरह पढ़ी थी सेंसस को लेके। तो 26 से शुरू होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस सेंसस की प्रोसेस में। इस बार हमने डिजिटल एन्यूमरेशन भी शुरू करी है। आप खुद भी अपना एन्यूमरेशन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर। फिर जब लोग आपको चेक करने के लिए आएंगे, वेरीफाई करने के लिए आएंगे, वो रजिस्ट्रेशन ही आपने दिखानी है कि हमने कर दी है खुद ही रजिस्ट्रेशन। तो वो सारा पर्पस रहेगा। तो 2027 में एक डिमांड थी कि जो सेंसस आएंगे अगले वाले अपडेटेड वन, वहां पे एक तो कास्ट की डिमांड थी कि कास्ट का भी एन्यूमरेशन करा जाएगा, वो तो अलाउ कर दिया है कि इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस भी होगा। लास्ट कब करा गया था? 1931 कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इंप्लीमेंट हुआ, हम इंडिपेंडेंट हुए, उससे भी पहले का कास्ट सेंसस करा हुआ था, तो इस बार वो भी करा जाएगा। तो जब कास्ट को एलोकेशन कर दी गई थी तो उसी टाइम पे इनकी डिमांड भी रेज हुई थी कि इनका सेंसस भी अलग से कंडक्ट होना चाहिए। तो ये 2027 के लिए डिमांड करी। अभी इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है, बस आर्टिकल नंबर 338 यानी कि एससी, आर्टिकल नंबर 338A यानी कि एसटीज, और ओबीसी आर्टिकल नंबर 338
बी। अभी ना टर्म्स आएंगी जैसे एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जहां पे ओबीसीज आते हैं। ये सारे कमीशन इसीलिए बनाए गए थे, यहाँ पे एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 3-3 मेंबर्स होंगे। इनका मेन पर्पज यही था कि अगर कोई भी एट्रोसिटी एससी एसटी और ओबीसी के साथ होती है रिस्पेक्टेड इन कमीशंस के तहत, तो ये बॉडीज इनको रिड्रेस करेंगी, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। अभी यूजीसी वाला आर्टिकल भी आ रहा है, तो वहां पे भी सेम ही बॉडी का मेंशन करा जाएगा, 2 केस स्टडीज भी हैं वहां पे। तो ये एससी और एसटी और ओबीसी के साथ ही फिट करी जाती थी। और इवन जो कास्ट एनिमरेशन पहला हुआ था वो 1931 में हुआ था जाके, अब जाके इस अपडेटेड सेंसस के अंदर आपको कास्ट एन्यूमरेशन भी होती हुई दिखेगी। और 1936 में शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट था वो सेपरेटली ऐड कर दिया गया था 1936 के अंदर, जब 1931 का सेंसस हुआ था। 1931 में सारी कास्ट आ गई, शेड्यूल कास्ट की लिस्टिंग 1936 में करी थी। कॉलोनियल लॉ जो बना था 1871 के अंदर, इन ट्राइब्स को बोल दिया जाता था क्रिमिनल ट्राइब्स। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स जहां पे फॉरेस्ट वाले रिसोर्सेज को यूज करना चाहते थे, ये एब्सटेन करते थे। इनको जब निकाला जाता था ये एब्सटेन करते थे, मना करते थे। तो ब्रिटिशर ने बोला ये तो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से ये कैसी ट्राइब्स हैं? क्रिमिनल ट्राइब्स। अब ये स्टेटस तो गलत लगेगा, आप आजाद हो चुके हो, 1947 का टाइम आ चुका है, अब थोड़ी इनको क्रिमिनल ट्राइब बोलेंगे। तो वो जो 1871 का लॉ था इसको कर दिया जाता है रिपील। 1924 के आसपास कुछ चेंजेस भी करे गए थे, खैर ट्राइब को वही डेजिग्नेशन दिया जा रहा था, दैट इज क्रिमिनल ट्राइब्स। 1871 का ये लॉ पूरी तरह से रिपील कर दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है ईयर 1952 के अंदर। और इन ट्राइब्स को क्या बोल दिया? डी नोटिफाइड ट्राइब्स। मिनिस्ट्री आएगी आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वही इनकी टेक केयर करती है। जो भी अपकमिंग सेंसस है इन्होंने बोला था कि इनकी भी इंक्लूजन अब हम करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एग्री कर दिया है कि कास्ट एनिमरेशन में इनका भी एक अलग से नोटिफाई होना चाहिए। उसके अलावा वर्चुअल मीटिंग जो जनवरी 30 को हुई थी, उसमें ये सारी डिटेलिंग दी थी। ये देख लो एक बार, क्लासिफिकेशन और नंबर अगर देखें तो क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था इनको ट्राइब एक्ट 1871 के अंदर। ये एक्ट 1952 में जाके रिपील कर दिया, कट कर दिया कि क्रिमिनल ट्राइब नहीं बोल सकते। फिर क्या बोला जाने लगा? डी नोटिफाइड ट्राइब्स। आज के टाइम पे अगर देखो आप, नेशनल कमीशन है जितने भी, तो 1200 के आसपास की कम्युनिटीज हैं जो इन कैटेगरी में लाया करती हैं, डीएनटी, एसएन और साथ में एंटीज, दैट इज डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब, एसएनटी यानी कि सेमी नोमेडिक ट्राइब्स, और एनटी मतलब नोमेडिक ट्राइब्स। और नियरली 267 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अभी भी एससी, एसटी या फिर ओबीसी की लिस्ट से बिल्कुल बाहर है, उनको कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करा गया है। तो इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तो सीख करते हैं कि हमें कोई ना कोई स्टेटस दीजिए, और दूसरा सेंसस के अंदर इंक्लूड करिए। एस्टिमेट लगाया जाता है कि अप टू 7 करोड़ तो आपको ऐसी डीएनटी, एसएनटी या फिर एनटी की कैटेगरी कहाँ पे मिल जाएगी अकेली? उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हरियाणा का भी यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, वो भी आप देखोगे, वहां पे एजुकेशन को हाईलाइट करा हुआ है कि क्लास 10th एक भी बच्चे ने पास नहीं करी हुई है या लोगों ने पास नहीं करी हुई है जो इन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। आप ना एक काम कर सकते हो, अपनी अपनी स्टेट्स में देख सकते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट वाले एरियाज में ही आपको ये डीएनटीज मिलेंगी। आप बोले चंडीगढ़ में मिलेगी तो आंसर आएगा नो, तो यहाँ पे तो नहीं है। हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। इन बेल्ट्स में जब आप देखेंगे अजीब से नाम होंगे, थोड़े अलग होंगे, अजीब तो नहीं बोल सकते, ये कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया, मतलब अलग से नाम आपको दिखाई देंगे, वो सारी ट्राइब डीएनटीज वगैरह ही है। तो ध्यान रखना 1200 के आसपास की कम्युनिटीज हैं जिनका अपना इंडिविजुअल ट्रेडिशन है, कल्चर है अलग अलग। उसके बाद सेपरेट सेंसस कॉलम बोल दिया है बनाने को जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, ये डिमांड रखी हुई थी। अब इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि जब कास्ट एनिमरेशन करेंगे तो अलग से लिस्टिंग कर देंगे हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स की भी। और सब क्लासिफिकेशन से होगा क्या? एक चीज होती है, जैसे आपकी कास्ट सिस्टम है, कास्ट के अंदर भी लेयरिंग बन चुकी है, मतलब जैसे एससीज हैं तो उनमें भी फर्दर लेयरिंग बन चुकी है। एक हाई कास्ट आएगी उनकी भी, एक मिड आएगी, एक लोअर आएगी, तो ये पता लगेगा कि ये कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो अलग से लिस्ट बनाना इज मैंडेटरी। लग गया ना इसके बारे में पता? नहीं, आजकल हुआ है ऐसा माहौल, जब से नोटिफिकेशन आई है बच्चे कुछ अलग से चेंजेस आए अगेन जेनजी के अंदर, अलग से चेंजेस ऐसे, मतलब यहाँ पे भी पॉपुलेशन कम है अचानक से नोटिफिकेशन के बाद, उससे पहले सब ठीक था। यहाँ पे भी वाईटी पे भी कम बच्चे हैं, मतलब कम बच्चे हैं सारे। मेरे को लगता है स्ट्रैटेजी में उलझ गए हम। स्ट्रैटेजी में नहीं उलझना है, एक ही ऑप्शन है, जो स्टैट वाला पार्ट है आपका जीएस, उसे रिवाइज करिए और करंट पे भरोसा रखिए जिसने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ तो नहीं है ना ऐसा कोई इशू? तो क्यों आवाज नहीं आ रही है? मैंने पूछा यहाँ तक लग गया ना पता? कोई बोला ही नहीं।
हाँ बस ऐसे, गुड। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 रिमूव कर दिया गया है, और साथ में मैजिस्ट्रेट हो गए। इवन इवन 1947 के बाद इनको डी नोटिफाइड तो बोल दिया, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको और ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता था कि तुम ऐसे ही ठीक थे, यही वाली जो ट्राइब का तुम्हें डेजिग्नेशन दिया जाता था, तुम वैसे ही ठीक थे। तो बड़ी ज्यादा एट्रोसिटी अपनी ही कंट्री के लोगों ने भी इनके साथ करी हुई है। तो आईपीसी के अंदर क्रिमिनल का स्टेटस दे दिया गया इनको। जो आप इंडियन पिनल कोड पढ़ते थे, अब उसको क्या बोला जाता है, भारतीय न्याय संहिता। तो डी नोटिफाइड 1952 से इनको बोला जाने लगा। तीनों कैटेगरीज ध्यान में रखनी है, डीएनटी, एनटी और सेमी नोमैडिक ट्राइब। किसी को इन तीनों का मीनिंग ना समझ आया हो अभी भी, लग गया ना पता, नाम से ही लग रहा है वैसे तो। नोमैडिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेमी नोमैडिज्म थोड़ी सी परमानेंसी, और डी नोटिफाइड जिनको तो बिल्कुल ही नोटिफाई नहीं करा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। एक्सट्रीम, अब देखो ये सारे जितने भी इस कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं, आज के टाइम पे डेस्टिट्यूशन में पड़े हुए हैं, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी। एसडीजी नंबर कौन सा बोला था हमने फुलफिल करने को, 1। एसडीजी 1 टॉक्स अबाउट नो पॉवर्टी। तो ये तो एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, तो सेंसस के अंदर अलग से लिस्ट के अंदर इनका नाम होना चाहिए। इसके बाद हिस्टोरिकली ये मैंने आपको बता दिया इनकी। आज के टाइम पे भी आप देखो, कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जमीन होगी या कोई इनका घर होगा, नहीं, वो चीजें नहीं है। कोई ऑनरशिप यहाँ पे नहीं है, जल जंगल जमीन उसी पैरामीटर के ऊपर ये चलते हैं, जो पास से चलती आ रही हैं चीजें। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा था एक नेशनल कमीशन, दैट इज फॉर डीएनटी, एनटी और एसएनटी। चेयरमैनशिप यहाँ पे भीखू राम जी की थी, और भीखू राम जी ही वही है इडेट जो इन्होंने कमीशन लाया था। ये कितने ज्यादा सफर कर रहे हैं, कितनी पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, यही लेके आए थे। और जब इन्होंने प्रिपरेशन करी अपने कमीशन की, जब इनको काम दिया गया कि आपने ये सारा ओवरव्यू करना है कि डीएनटी, एसएनटी और एनटी कैसे कैसे सफर कर रहे हैं, तो इन्होंने तो पहला स्टेप यही था कि स्टेट वाइज लिस्टिंग में करूंगा कि कहाँ पे कितने डीएनटी, एसएनटी और एनटीज अवेलेबल हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएंगे कि कैसे इनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करी जा सकती हैं। एक बड़ी पॉपुलर स्कीम है, जब भी डीएनटी, एसएनटी या एनटी दिख जाए, आपको सीड स्कीम याद रखनी है। इनके सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए लाई गई थी कि इनकी डेवलपमेंट करनी है इनके एरियाज के अंदर। 2017 में इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया जिसमें सारी डिटेलिंग लिखी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू डीएनटी, एसएनटी और एनटीज। इसके बाद मिनिस्ट्री को उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक डी, यहाँ पे देखना डी लिखा है, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वेलफेयर, बी फॉर बोर्ड, और डी से डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब जो है उनकी कम्युनिटीज। तो 2019 में बोला था एक डेजिग्नेटेड बोर्ड इनके लिए होना चाहिए जो इनकी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करेगा। और इसके अलावा एक कमीशन और था जो पहले आया था, रैंके कमीशन, ये 2008 में आया था। इन्होंने मेन फोकस करा था डीएनटीज के ऊपर, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स थी। ये 2008 का था। एक सवाल ये भी बनता है, कमीशन देते हैं ऑप्शन में, आपसे पूछ लिया जाता है कि किनके साथ ये रिलेटेड है, तो याद रखना डीएनटी, एसएनटी और एनटीज के रिस्पेक्ट में थे। उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे बता दी कि अगर नंबर क्लियर ना हो तो आप वेलफेयर स्कीम को ढंग से इम्पोज नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है नंबर कितना है लोगों का। और इडेट कमीशन ये 2017 का है। इन्होंने आइडेंटिफाई करा था कि अराउंड 267 डीएनटी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अनक्लासिफाइड है, जिन्हें ना तो किसी स्टेट ने एससी में डाला है, ना एसटी में डाला है, ना ही फिर ओबीसी के अंदर डाला हुआ है। और नेक्स्ट इज पॉलिटिकली मिसक्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है, यही सारी चीजें पहले भी बोली थी। इनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स का भी स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। हैबिचुअल ऑफेंडर, जैसे मैंने बोला, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ जाती थी वर्डिंग कि आपको जो डेजिग्नेशन दी गई थी वही सही थी। तो हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब जो अगली जनरेशन भी पैदा होगी वो भी ऑफेंडर ही होगा, तो वो पास से स्टिग्मेटाइज्ड भी है, ये वाली कैटेगरीज। और नेक्स्ट स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीड, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। अब इसके लिए पैसा लगा दिया गया 200 करोड़, उसमें से खर्चे में जो दिखाई देता है वो अभी भी 69.3 करोड़ के आसपास का है। बाकी पैसे का तो अभी अपडेट लिया भी नहीं है, क्यों? क्योंकि नंबर भी क्लियर नहीं है, और गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। पर वो पैसा तो तभी यूज होगा जब आपके पास अगेन डेटा होगा, नंबर होगा कि कितनी कम्युनिटीज किस स्टेट के अंदर लाई कर रही हैं इस टाइम पे। तो अभी ओवरऑल यही था डीएनटी से रिलेटेड। और एक हरियाणा का केस भी था यहाँ पे कि एससी लिस्ट के अंदर डीएनटीज को इंक्लूड कराए। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला, स्टेट की चॉइस होती है एससी में रखना है कि एसटी में रखना है कि ओबीसी के अंदर रखना है। तो हरियाणा का एक केस है, यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से भी वो पीछे रह गए हैं। क्लास 10 ग्रेजुएट 0 नंबर आपको मिलेगा जिन्होंने क्लास 10th भी कवर करी हो। तो सीड स्कीम का एक मेन मोटो यही था, इकोनॉमिकली इनको एम्पावर करना है, जो डीएनटी, एसएनटी और एनटीज की कैटेगरी में लाई करते हैं।